हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, 12th के सीबीएसई टर्म 2 का यहाँ पर इस सिलेबस में भी आता है। वैसे हालांकि जो भी स्टूडेंट को डी ब्लॉक में दिक्कत होगा वो इस वीडियो को देख करके आप लोगों को सारी जो प्रॉब्लम्स होगी डी ब्लॉक में सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो डी ब्लॉक का जो ये पहला क्लास है जिसमें कि हम लोग आज इंट्रोडक्शन के साथ साथ डी ब्लॉक के कुछ आगे तक जाने वाले हैं। कुछ आगे तक इन द सेंस ये कि जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है डी ब्लॉक की, आज वो सारा हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम है, जिसमें कि हम लोग डी ब्लॉक की शुरुआत में यहाँ पर चर्चा करेंगे, एफ ब्लॉक की बाद में करेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है उसके लिए हम एक पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बनाए हुए हैं। जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पर हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जिसमें कि ग्रुप 1 और 2 आता है एस ब्लॉक के हिस्से में, ग्रुप 3 to 12 आता है यहाँ पर डी ब्लॉक के हिस्से में। इसी के अंदर में थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप में ही 6th और 7th पीरियड की बात करें तो उसमें बैठा हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के एक एलिमेंट के साथ बैठा हुआ है एफ ब्लॉक का 14 एलिमेंट यानी 28 एलिमेंट बैठा हुआ है। ग्रुप 13 to 18 की बात करेंगे तो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब बात करेंगे कोई भी जो है क्या कहते हैं, कोई भी ब्लॉक का पता कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल नहीं हो, केवल एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहे, तो कैसे पता करते हैं किसी ब्लॉक के बारे में। तो किसी भी एलिमेंट के ब्लॉक की जानकारी के लिए सबसे पहले उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो जिस ऑर्बिटल में इंटर करता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें सोडियम की ही बात करें तो 11 इसमें एटॉमिक नंबर है यानी 11 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया 11 में। तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, एस में गया है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस ऑर्बिटल, सो दिस इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। दिस इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। उसी प्रकार से अगर हम लोग जिंक की बात करें तो 30 में आता है जिंक, तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहां पर 30वां इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया, इसलिए यह एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। 30वां इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो इंटर किया है वो डी ऑर्बिटल में, है ना। तो सिंस differentiating electron enters into d orbital, so this is a d block element। यह जिंक जो है एक कैसा एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को देख करके, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पता है कि कैसे करते हैं, अगर उन्हें मालूम है तो वो आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक का है, विदाउट पीरियोडिक टेबल देखे हुए। बिना पीरियोडिक टेबल देखे हुए ही आप लोग जो है सभी एलिमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हो कि कौन एलिमेंट किस ब्लॉक में जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस केस में एस ब्लॉक होगा, किस केस में पी ब्लॉक होगा, किस केस में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन देखोगे और मालूम कर लोगे ब्लॉक के बारे में। ठीक है, अब हर एक ब्लॉक की जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है, हर एक ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में आप जानते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया गया है वो उसमें जो है एलिमेंट्स में एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस ये हो गया कि इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। यानी कि अगर एटॉमिक जो साइज़ है, मान लीजिए पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे बढ़ रही है तो ये बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है, रेगुलर वे में बढ़ती जाती है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ इसमें अपवाद भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसी और आपने पढ़ा है कि आप जो है जब एलिमेंट्स को आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट ऑर्डर में आप पढ़ते हो तो एक खास
नंबर के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन मिलता है देखने को, है ना। जैसे कि रिपीटेशन मिलता है पहले 2 एलिमेंट पर, फिर 8 पर, फिर 8 पर, फिर 18 पर, फिर 18 पर, फिर 32 पर। ये आपने पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसे हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो पीरियोडिसिटी, आप यहाँ पर पीरियोडिकली आप जान रहे हैं कि यहाँ एलिमेंट्स अरेंज किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन भी होता है वो पीरियोडिकली होता है। तो हम लोग को पहले पीरियोडिक टेबल के मुताबिक यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करना है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ नहीं है सब कुछ डिस्कस करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर अब एक पॉइंट और आता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक मेजर कंफ्यूजन है, क्या सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप लोग इसका जैसे स्क्रीनशॉट ले लो एक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं हम। पॉइंट ये लिखते हैं कि डी ब्लॉक elements are also called the transition element. Transition elements, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? तो चूंकि डी ब्लॉक जो है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में बैठा हुआ है, ये डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में बैठा हुआ है। अब अगर मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की ही बात करें तो आप जानते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ इधर डिक्रीज करता है ना, डिक्रीज करता है। तो यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी एस वाले से कम होगी और पी वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी, है कि नहीं है। पी वाले से मेटालिक प्रॉपर्टीज इसकी ज़्यादा होगी, एस वाले से क्या होगी, कम होगी। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो आपने पढ़ा है कि इधर जाते वक्त जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो यानी कि सबसे बड़ा साइज इधर होगा, सबसे छोटा साइज एटम का इधर होगा, बीच वाला का इंटरमीडिएट होगा। यानी कि कुछ भी प्रॉपर्टीज की बात करो तो एस और पी के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज में आती है किसकी प्रॉपर्टी, डी की प्रॉपर्टी। यानी कि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज जो होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है। इसी इंटरमीडिएट बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। इसी इंटरमीडिएट बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, है ना। तो ट्रांजिशन का अर्थ क्या हो गया ट्रांजिशन का अर्थ क्या हो गया, तो इंटरमीडिएट बिहेवियर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच का बिहेवियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए यहां पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो ये जो डी ब्लॉक का जो प्रॉपर्टीज है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में तब आता है, सुनिए यहाँ पर, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के बीच में तब आती है जब डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। उसी कारण से मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ बदल जाता है, एटॉमिक रेडियस में भी वेरिएशन कुछ ना कुछ अलग ढंग का हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल बात करेंगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जब तक डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब तक उनका जो बिहेवियर होगा वो एस और पी ब्लॉक के बीच में होगा, ठीक है। मतलब कि ट्रांजिशन जो वर्ड है या ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टी है वो डी ब्लॉक में तब ही आती है जब उसमें जो है डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, केवल वही डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे जिनके डी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। मतलब ये हो गया कि all the d block elements are not regarded as the transition elements, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट बना कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट भाई, तो द डी ब्लॉक elements having unpaired electron in the d orbital, है ना।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो भी है, एक इलेक्ट्रॉन या मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है उसमें डी ऑर्बिटल में बैठा हुआ, आर रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। जिस डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब इस पर एक सवाल भी है, मान लीजिए सवाल है कि स्कैंडियम, जिसका आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, स्कैंडियम जो है उसमें 21 उसका एटॉमिक नंबर होता है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, दोनों ही डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन नहीं होता है जबकि स्कैंडियम ट्रांजिशन होता है। उसका कारण क्या है? तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 4s2 3d1 होगा, लास्ट में 21 नंबर पर 4s2 3d1 होगा, जबकि जिंक में 4s2 3d10 होगा। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन वो स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन है डी में, यानी अनपेयर्ड ही होगा वो, इसलिए स्कैंडियम वहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जिंक नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक फटाफट लिखिए, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो यहां पर 2 क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं आपके लिए। स्कैंडियम और जिंक, इधर है कॉपर 1 आयन, कॉपर 2 आयन, यानी कॉपर प्लस Cu2 प्लस आयन। ठीक है, पता करना है कि इस पेयर में कौन ट्रांजिशन बिहेवियर शो करेगा, किसमें ट्रांजिशन बिहेवियर नहीं होगा। तो आपको क्या बताया मैंने, डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर डी ब्लॉक के ऑर्बिटल में, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पर वो ट्रांजिशन होगा, नहीं होंगे तो ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। 21 वाले की बात करें तो आर्गन घेर दो, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर 4s2 3d1, यानी कि डी में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। 3d की बात करेंगे तो यहां पर डी में 1 2 3 4 5, इसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। वही जिंक की बात करेंगे 30 में, तो यहां पर आर्गन को घेर दो, 4s2 3d10। डी में यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर डी के ऑर्बिटल में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जबकि यहां पर सिंगल क्या है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये एलिमेंट हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हमारा ट्रांजिशन नहीं हुआ। विच इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये है, ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? पता कर लोगे इसमें कि कौन ट्रांजिशन नहीं है। कॉपर 1 और कॉपर 2 आयन की बात करते हैं। तो कॉपर की पहले बात कर ले प्यारे बच्चों, तो कॉपर 29 में होता है, तो आर्गन को घेर दिए, 18 ले लिया ये, फिर 4s2 3d9 होता, बट आप जानते हो बचपन से कि d9 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है, ये d10 कर लेगा अपने आप को सिमेट्रिकल करने के लिए, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना, तो हालांकि कॉपर के पास यहाँ डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, इसलिए कॉपर, अभी कॉपर पे 0 चार्ज है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब कॉपर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो तो आउटर जो ऑर्बिट होगा उससे लॉस होगा इलेक्ट्रॉन, तो आउटर ऑर्बिट 4s है, उससे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, यानी कि जो हायर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले लूज किए जाते हैं। तो यहां पर ये पहले लूज होगा यहां से, तो यहां पर अब बचेगा यहां पर आर्गन, 4s का खत्म कहानी, 3d10 बचा। अभी भी यहाँ पर d10 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि d के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। सो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। जबकि कॉपर 2 आयन की बात करें, कॉपर 2 प्लस की, तो अब यहाँ पर मजबूरन हायर जो एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है वो डी में बैठा हुआ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और डी से लूज होने वाला है, तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा 18, 3d हो जाएगा 9। अब इस केस में जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है, तो इसी कारण से ये हमारा एक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत? यानी क्या देखा आपने कि एक ही एलिमेंट किसी
और ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन हो सकते हैं, किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको बच्चों ये पता लग गया होगा कि कौन एलिमेंट ट्रांजिशन है, कौन एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करने वाले हैं कि डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट और सारे एस और पी ब्लॉक के तुलना में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ये होता है कि 4s और 3d डी ब्लॉक के एलिमेंट का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो यहाँ पर 4 में s है तो 3 में d है, यानी कि n में s है तो n-1 में बैठा हुआ है d। s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, d में आपको 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक मिलेगा। ये आपका कहलाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या शॉर्ट यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि ये ns और n-1d के बीच में बहुत ही लेस एनर्जी गैप होता है। अब एनर्जी गैप कम होने के कारण से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से उधर होते रहता है, जिसके कारण से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका वेरिएबल होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वेरिएबल होता है किसी किसी का। जैसे कॉपर में ही देखो ना भाई, कॉपर में प्लस यानी कि +1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 है। आयरन में +2 होता है, +3 होता है। उसी तरह से अगर हम मैग्नीज की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक होता है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, या नोट करने वाला पॉइंट है तो नोट कर लोगे, और ये वाला पॉइंट तो नोट कर ही लेना बाबू। तो इस टॉपिक में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और जनरली हम लोग इसके आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो यहाँ पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या कभी कभी समटाइम 0 इलेक्ट्रॉन भी इसमें हो जाता है। वो एक्सेप्शनल केस है। जितने भी एक्सेप्शनल केस है सभी में यहाँ पर रिमार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट में इतने एलिमेंट्स खतरनाक होते हैं जिसमें कि रेड सिग्नल दिखाया जा रहा है, लाल सिग्नल बहुत ही खतरे की निशानी होती है। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए बस खतरनाक है, ओरिजिनल लाइफ में जो है ना खतरनाक नहीं है। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, खतरनाक होती थोड़ा ना लोग इसको लेने के लिए मार करता है ना, लोग इसको लेने के लिए जो है ना कितना चोरी डकैती सब कुछ करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोने से सोना का याद आ गया हमको भी। तो बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ns में 0, 1, 2 इलेक्ट्रॉन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं डी ब्लॉक के केस में। वैसे आपने जनरली पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक में जो ns है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर पैलेडियम का केस, जिसमें कि डी ब्लॉक के इसमें कन्फिग्रेशन में जो इनका ns होगा उसमें 0 इलेक्ट्रॉन तक हो जाता है। ठीक है, और d में जो है 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर n का मान 4 है, 4 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका कन्फ्यूजन होता है 4s2 3d1, 4s2 3d1। यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, d में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में। इसका होता है 4s2 3d2, इसका 4s2 3d3, इसका 4s2 3d4 होता, लेकिन ये हो जाता है गलत। इसमें क्या होता है, अब इसका भी कारण ही बस यही है कि ns और n-1d के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भी क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को ये d क्या करता है, ns से खींच के लेकर जाता है। मतलब d की जब स्टेबिलिटी की बात होती है तो वहां पर ns का इलेक्ट्रॉन d में पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर d4 अनस्टेबल था तो यहाँ पर 4s1 हो गया, 3d कितना हो गया, 5 हो गया। जरूरी नहीं हर केस में होगा ही, है ना, इस केस में यहाँ पर हो गया। तो जो रिमार्केबल केस है, एक्सेप्शंस जो है आपको याद करने होंगे, एक्सेप्शंस आपको याद करने ही पड़ेंगे। आपको याद करना है इन एक्सेप्शनल केसेस को, और ध्यान दें यहाँ पर एक्सेप्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज की बात करें तो 4s2 3d5 हो गया, आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकेल 4s2 3d8। फिर कॉपर की बात करें तो होने चाहिए 4s2 3d9, बट यहाँ पर ये नहीं होता है, d9
से ज़्यादा स्टेबल D10 है, क्योंकि D10 करोगे तो सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा और सिमेट्री ही स्टेबिलिटी होती है। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्टेबल देन अदर्स, है ना। जो ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और वो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर 4s1 हो जाता है और 3d10, यहाँ पर 4s2 3d10। ये तो हो गया पहले घर का हो गया। अब अगले की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ 5s2 की बात है, तो 5s2 4d यहाँ पर हो जाएगा 1, 5s2 4d2, 5s2 4d यहाँ पर 3 होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है कि नायोबियम के केस में 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके घुस जाता है इसमें, 4s यहाँ पर 1 3d4। अब देखो यहाँ पर n = 5 यानी 5वें पीरियड में क्या होता है, यट्रियम और क्या कहते हैं, यट्रियम और जिरकोनियम को छोड़ करके यहाँ नायोबियम से लेकर सिल्वर तक जो है ये एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब कि इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे डी में, ठीक है ना। तो यहाँ 5s1 4d4 हो जाएगा, यहाँ 5s1 जो होगा यहाँ भी 5s1 ही होगा, अब 4d5 हो जाएगा। एस में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक जो है एस में एक्सेप्शनल केस होगा, एस से इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 5s1 4d6, 5s1 4d7, 5s1 4d8, 5s1 4d9 होता, लेकिन d9 से ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, d10 होता है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर 5s का सारा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 5s0 और 4d यहाँ कितना हो जाता है 10। तो इस केस में केवल क्या होता है एस में इस केस में, और यहाँ पर ये वाला भी केस हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में केवल क्या होता है कि 5s में 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं और 4d में कितना हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला केस खाली रखना, पैलेडियम ऐसा केवल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 5s1 4d10 और यहाँ पर 5s2 4d10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5s2 4d9 होना चाहिए था, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन इसको d10 कर देता है, तो यहाँ 5s1 4d10 बचेगा, यहाँ पर 5s2 4d10 जो नॉर्मली होता है वो होगा। अब यहाँ से एफ ब्लॉक की कहानी शुरू होती है। यहाँ के बाद एफ ब्लॉक भी आता है, 57 के बाद 72 है ना, तो बीच में 14 एलिमेंट जो है 4f सीरीज का यहाँ पर है। इस बीच में जो एलिमेंट है वो कैसा है, 4f सीरीज का है, और इस बीच में जो एलिमेंट है वो 5f सीरीज का है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पर लेंथेनन तो हो गया यहाँ पर 6s2 उसके क्या होगा, 6 के बाद 5d होगा ना, 5d1, ठीक है, 5d यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। f की बात नहीं करेंगे, 6s के बाद 4f आता है, लेकिन 4f की यहाँ पर बात नहीं करेंगे हम लोग, 6s और 5d की, यानी कि हम लोग केवल s और d के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, f के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा 6s2 5d2, 6s2 5d3, 6s2 5d4, 6s2 5d5। यहाँ पर देखिए ये टंगस्टन का केस है। टंगस्टन केस में क्या है यहाँ पर कि 6s2 है 5d4 है, लेकिन यहाँ पर 6s से इलेक्ट्रॉन नहीं गया है 5d में, ठीक है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। यहाँ पर एक्सेप्शनल केस जितने हैं उसमें रिमार्क पहले से क्या हुआ। यहाँ पर सोचो कि सर यहाँ पर 5d4 हुआ, 5d5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6s के और 5d के बीच में 4f भी आता है, इसलिए एनर्जी गैप इस बार बढ़ जाती है। क्या समझ रहे हो, यहाँ 5d अनस्टेबल है, पता है 6s से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए, लेकिन मत भूलो यहाँ पर कि क्या कहते हैं 6s और 5d के बीच में 4f भी आ गया है, जिसके कारण से 6s और 5d की एनर्जी के बीच में अब गैप आ गया है 4f का। अब ज़्यादा गैप हो गया तो इलेक्ट्रॉन को खींचना अब थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए नहीं खींच पाता। यहाँ पर ये अनस्टेबल है, तो भाई अनस्टेबल ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे यहाँ पर तो 6s2 5d6, 6s2 5d7। यहाँ पर क्या होता है 6s2 5d8 होता, बट यहाँ पर s से एक इलेक्ट्रॉन जो है 5d में घुस जाता है, तो 6s2 5d8 होता, बट 6s1 5d9 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, ठीक है, ताकि d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सके, ठीक है। यहाँ पर 6s1 होगा यहाँ पर भी, और 5d इस बार 10 हो जाएगा। 6s2 5d9 होता तो एक 10 हो गया, है ना। 6s यहाँ पर 2 5d यहाँ कितना हो जाएगा 10, जो नॉर्मल केस में होता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ 7s2 होगा और इस बार 6d जाएगा 1, 7s2 6d2, 7s2 6d3,
7s2 6d, 4 7s2 6d, 5 7s2 6d, 6 7s2 6d, 7 7s2 6d, 8 7s2 6d, 9 होता 7s1 6d, 10 क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर 7s2 6d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट में रिमार्क किया हुआ है उन सारे एलिमेंट को ध्यान से देख लो, अपने पास ये टेबल बना लो, और जो एलिमेंट यहाँ पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है उन सब पर आप भी मार्किंग कर लो यहाँ पर, और सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ध्यान में रखो कि देख लो यहाँ पर जरा सा कि 5s में यहीं पर केवल ऐसा है जो 0 का हो रहा है। किस केस में हो रहा है, पैलेडियम के केस में केवल ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, 5s में 0 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है ना। बाद बाकी यहाँ पे NS0 इसलिए नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि NS0 का मात्र एक केस है। नॉर्मली आपको जो भी एक्सेप्शनल केसेस है उसमें जनरली NS1 मिलेंगे, है ना, और नॉर्मल केस में तो भाई NS2 ही रहता है, ठीक है ना। NS1 का केस एक्सेप्शनल में आता है, 0 वाला केस बस एक बार ही आता है। तो जो रिमार्केबल यहाँ पर पॉइंट है उसको रिमार्क करके आप भी इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। अगली बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आपको यहाँ पता ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएशन आती है डी ब्लॉक एलिमेंट में वो बस इसी कारण से आती है कि यहाँ पर NS और N-1D के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। इसमें पहले यानी N=4 पहले ट्रांजिशन सीरीज की, देखो N=4 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इसको बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे। प्यारे बच्चों आप भी हमारे साथ पढ़ोगे अच्छे से, आप जो है इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लो और नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। और याद रखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस मैटर को याद कर लेना पूरा अच्छी तरह से कि कौन कौन एलिमेंट जो है हमारा एक्सेप्शनल है। अब जैसा कि मैं पूछूँ आपसे कि आपको किसी का मोबाइल नंबर याद होता है 10 डिजिट का ना, तो बिल्कुल हो जाता है, 2-3 बार पढ़ते हो याद हो जाता है। तो यहाँ भी आपको 10 डिजिट का नंबर याद रखना है। क्यों? तो क्यों के लिए बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 8.3 है NCERT का ये, ठीक है, डी ब्लॉक चैप्टर से लिया गया है 12th क्लास का। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें बोल रहा है कि इसमें से कोई एक डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम बताओ जिसका कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यानी कि जिसका केवल एक गो मात्र ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिक्स्ड, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसको एक नंबर से याद करना पड़ेगा आपको, 13456, 13456, बीच में 2 गायब है, 13456 43321। इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो फर्स्ट पीरियड जो फोर्थ पीरियड जो यानी कि हमारा डी ब्लॉक का पहला घर जो है, पहली जो रो है डी ब्लॉक की, उसके सभी एलिमेंट के यहाँ पर किसके कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस तरह से लिखे हुए हैं। तो स्कैंडियम के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और जिंक के पास भी एक ही है फर्स्ट और लास्ट में। इसका मतलब इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बाद बाकी सबके होते हैं। तो जैसे इसके पास एक ही है, 1 3 4 5 है ना, 1 है, 3 4 5 6 4 3 3 2 1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा हुआ है, कितने हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा स्कैंडियम में हो गया +3 फिक्स है। अब ये याद करो कि +3 होता है, इसकी +3 होती है, यहाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, +3 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लो इसका +2 है, ठीक है ना, फिक्स है, फिक्स हो गया। अब हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर कॉपर में, तो आप लोग जानते हो कि कॉपर में Cu+ होता है Cu+, क्यूप्रिक होता है Cu2+, तो इसका +1 है और कितना है, +2 है। अब इन सब की बात करते हैं, तो इन सब में कॉमन जो है वो +2 सब में है, +2 सब में है। इसमें क्या होता है आपको, चूंकि यहाँ पर 3 है ना, तो इसका यहाँ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो +2 है तो +3 होगा, +4 यहाँ पर है, इसका 3 है 4 होगा इसका, तो +3 +4 +5, इसका 5 होगा, +3 +4 +5 +6, इसमें 6 होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसी मैग्नीज का है, +3 +4 +5 +6 एंड +7। आयरन की बात करें तो यहाँ पर केवल +5 को छोड़ दो, ये प्लेस केवल छोड़ दो, बाद बाकी लिखो,
+3 +4 +6 +2 तो है ये है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यही ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के हैं। यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4, 2 3 4 और यहाँ पर 2 1। ठीक है, तो 1 3 4 5 6 4 3 3 2 1 ये नंबर याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इस तरीके से केवल यहाँ पर बदला है क्या, यहाँ पर +1 एक्स्ट्रा आया है और यहाँ पर से ये +5 गायब हुआ है। केवल ये चीज़ आपको याद रखना है। जो फिक्स्ड है उसका तो याद रहेगा ही, बाद बाकी इस तरह से +2 सबका कॉमन है। +2 से बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। पहले तो ये नंबर लिख लो याद करके, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और कहाँ पर एक तो याद करना है, तो आयरन में +5 नहीं होता है और कॉपर में +1 से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्कैंडियम, हमारी जो इस सवाल का आंसर होगा उस आंसर में स्कैंडियम भी दे सकते हैं, जिंक भी दे सकते हैं, जो कि ऐसे एलिमेंट है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी नहीं होता है। तो आपके इस सवाल का इस छोटा सा जवाब था, लेकिन इस जवाब में हमको एक ट्रिक याद आ गया जिससे कि शायद आपको बेनिफिट होगा, इसलिए हमने आपको बताया। तो गाइस, डी ब्लॉक की क्लास में आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक की बात करेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, ठीक है, और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, बस आपके एक शेयर से थोड़ा सा हमारा भी काम बन जाएगा और हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को तैयार करते जाएंगे। तो एंजॉय गाइस, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, होली का समय था, बीत गया, अब तैयारी में भिड़ जाइए एकदम अच्छे से। ठीक है, अब आपके पास जो टर्म 2 का एग्ज़ाम आ रहा है वो आपका बहुत ही करीब आ रहा है। ठीक है, इसलिए एकदम दिलो जान से एकदम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में डी ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। मिलते हैं।